तो हम स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, वैसे हमने थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको स्टडी कर लिया है, तो फिर भी हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉन्ड लेंथ के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ एक्चुअली मीन्स, जब भी हमारे पास कोई दो एटम, सपोज एटम ए और एटम बी, व्हेन दे अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या होता है कि एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे आके दोनों उससे ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। मीन्स ए क्या कर रहा है, बी की तरफ अप्रोच कर रहा है और बी क्या है, ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोज पहुँच जाते हैं बट एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सा डिस्टेंस कि उनके बाद उनके अंदर क्या होगी, अट्रैक्शन पावर ख़त्म हो जाती है। सपोज हम इनिशियली मान के चलते हैं कि ए और बी में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे की साइड पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके क्या होंगे, ये स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद ये एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस होगा जिस पे जाके ये स्टॉप हो जाते हैं, एक दूसरे के और क्लोज नहीं जा सकते हैं, मीन्स अगर हम इनको और क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनिशियली दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो आफ्टर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस if you forcefully bring them close together then they will repel each other। means कि वहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोचेबल। ओके, तो उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते हैं। तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ अदर एटम इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ओके, तो दैट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। क्लियर? सो मीन्स कि initially the attractive forces between the two atoms that vanishes at a particular distance। ओके, वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाती हैं। और जब भी दो एटम एक दूसरे के क्लोज जाते हैं तो अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स उनमें क्या हो रही है, जो एनर्जी है उनकी डिक्रीज कर रही है, तभी जाके वो एक दूसरे अप्रोच करते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कैसे। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या हमने एक एक्सिस पे ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे पे ले लिया हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जितना डिस्टेंस एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनिशियली क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी और वो ये पोजिशन होगी। क्लियर? उसके बाद अगर आप इनको दोनों को और क्लोज ले जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इनमें रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगी और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी और एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस टाइम पे पहुंचने के बाद अगर हम सेंटर से, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर तक का, उसको मेजर करते हैं तो दैट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, दैट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ओके, इसके ज़्यादा हम दोनों एटम्स को एक दूसरे के क्लोज नहीं ले जाके जा सकते। ठीक है, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होती है एक कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ की होती है हमारे पास। मीन्स कि अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ एक मेथड्स हैं, जैसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन मेथड है, जैसे हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है। ओके, एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, उससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। और या फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। ये तीन मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये कोवलेंट जो बॉन्ड है इसकी एक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ होती है। मीन्स कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, सपोज हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है तो वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। आप ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिस मर्जी मेथड से आप प्रोड्यूस करो। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करके आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लो, या फिर किसी ऑक्सीडेशन मेथड से आप हाइड्रोजन की रिमूवल कर लो। ठीक है, तो किसी मर्जी मेथड से आप इसको बनाओगे तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो ना बढ़ता है ना ही कभी कम होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि द डिस्टेंस from the center of one atom to the center of other atom is known as the bond length।
क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जो है बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अपॉन विच द बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है इसमें दैट इज द साइज ऑफ द एटम्स, ठीक है, साइज ऑफ द एटम्स। अब एटम्स के जो साइज हैं उनसे इनकी बॉन्ड लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो अब क्या सपोज करते हैं इसमें आप कि अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास एक छोटा एटम है, दूसरी साइड पे हमारे पास एक बड़ा एटम है, ठीक है। यहाँ पे दो छोटे एटम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, यहाँ पे दो बड़े एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ओके। अब क्योंकि एटम बड़ा है, साइज बड़ा है, साइज मीन्स हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके पार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा वैलेंस शेल है सपोज वो और बाहर जा रहा है, न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहा है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसलिए उसका साइज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें पता भी व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इज नोन एज द साइज ऑफ द एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ द एटम, तो उससे हम साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसमें भी वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जब ऐसे दो बड़े एटम एक दूसरे के क्लोज जाते हैं तो उनके अंदर जो है रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं, ज़्यादा ऑपरेट करती हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते। मीन्स इनके अंदर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इज वेरी मच लॉन्गर, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो बड़े एटम्स हैं उनके केस में हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे, तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वी कैन से सपोज हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड देखते हैं, इसी तरह से कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड देखते हैं, और हमारे पास कार्बन और क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कार्बन एक एटम सब में सेम है, दूसरा एटम जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आयोडीन आ रहा है, दूसरे में ब्रोमीन आ रहा है, तीसरे में क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से हैलोजन सीरीज को देखें तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन होती है, लास्ट में क्या होती है, आयोडीन होती है। और डाउन द ग्रुप वी नो दैट द साइज इंक्रीजेज, ठीक है, साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप मीन्स आयोडीन इज हैविंग द मच लार्जर साइज। Because of the much higher size or larger size of the iodine, then there will be much more bond length in carbon iodine as compared to the carbon bromine. So we can here say that the carbon iodine bond length is larger as compared to the carbon bromine, and which is again larger than that of the carbon chlorine. Okay, this is the effect of size on the bond length, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या है हमारे पास कि जो दो एटम्स हैं उनके अंदर कितनी बॉन्ड्स हैं, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक बॉन्ड है, दो है, तीन है। तो सेकंड फैक्टर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ओके। तो जैसे हमने स्टडी किया था कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये और भी लेस होगी। तो आउट ऑफ दीज थ्री कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज मच मोर देन दैट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वो कितनी होती है जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोप मेथड से देखा है, ठीक है, दैट इज 154 पिकोमीटर होती है। ये हमेशा ऐसी ही रहती है, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में दैट इज 154 पिकोमीटर। और अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तो दैट इज़ अराउंड 134 पिकोमीटर। और अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एंड दैट इज़ अराउंड 120 पिकोमीटर, ठीक है। ये हमारी जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमें पता चला है ये चीज़ होती है। मीन्स अगर जैसे जैसे हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड्स की जो मल्टीप्लिसिटी है बढ़ती जाएगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक इसमें फैक्टर है, जितनी ज़्यादा किसी में अंदर बॉन्ड्स आती जाएंगी दो एटम्स के बीच में उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। ओके, थर्ड फैक्टर इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये भी बिल्कुल सेम उसी से मैच कर रहा है जो मल्टीप्लिसिटी से हमने बात की है।
अब हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब हमारा मतलब है कि सपोज हमने अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज सपोज कर लो क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। तीसरा क्या है जिसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये दो एटम्स के बीच की बात नहीं हो रही है। सपोज हम बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं और साथ में जो इसके कार्बन के साथ और एटम लगे हुए हैं, यहाँ पे ये सिंगली बॉन्डेड है। इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है इसके साथ सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो कार्बन के साथ क्या है ट्रिपली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस बॉन्ड की हो रही है, ठीक है, इस बॉन्ड की हो रही है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों में है तो सेम सी लगती है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या फ़र्क है तो तीनों सेम सी लगती है ना। बट जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन का जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें क्या फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का s करैक्टर बढ़ता है वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर हम बात करते हैं sp3 की तो इसमें कितना s करैक्टर है 25% जो है हमारे पास s करैक्टर है, ठीक है। और sp2 में हमारे पास 33% जो है वो क्या है s करैक्टर है। और अगर हम बात करते हैं sp में सो हेयर इज 50% s करैक्टर। सो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस sp2 कार्बन as well as the sp3 carbon. Okay, so because of the higher electronegativity of this carbon that is in the alkynes, तो क्या करेगा ये कार्बन इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके साथ बनी हुई है, हाइड्रोजन जो अटैच हुआ है इसको अपनी तरफ क्या करेगा ज़्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर विल बी ए क्या कहते हैं इसको भी ज़्यादा इसके अंदर क्या होगी अट्रैक्टिव पावर होगी और ये हाइड्रोजन के साथ बहुत क्लोजली आएगा। उससे क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है दैट विल बी शॉर्टर, ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एस करैक्टर। तो क्या होगा वहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट बिकम्स शॉर्टनड, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा होगी तो अल्केन्स में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन हाइड्रोजन की वो क्या रहेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अल्कीन्स एज कम्पेयर टू अल्काइंस। क्यों, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एस करैक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करेगा उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा ज़्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा। तो पुल करने से क्या होगा उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बॉन्ड लेंथ, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट बॉन्ड लेंथ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी की तरफ। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द बॉन्ड एनर्जी। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो बॉन्ड बनेगी ना, तो क्या है सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो एटम्स, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि दो एटम्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। जब दो एटम क्लोज आते हैं, जब किसी के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, ठीक है। देयर इज ए डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, ठीक है। तो देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ओके। सो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द टू एटम्स कम क्लोज एंड मेक ए बॉन्ड बिटवीन देम, ओके। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो 1 मोल कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वहां पे जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो है क्या, एक दूसरे से रिवर्स होती हैं। मींस क्या है कि अगर बॉन्ड एनर्जी क्या है एनर्जी रिलीज होना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है एनर्जी प्रोवाइड करना हो गया, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो 1 मोल पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम
डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड सेपरेट द बॉन्डेड एटम इनटू द गैसियस स्टेट इज नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और सिंपली इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। एक क्या है, हम एनर्जी रिलीज होती है, दूसरी क्या रहती है, हमें प्रोवाइड करनी होती है। और बॉन्ड एनर्जी हो या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, दोनों के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, किलो जाउल पर मोल। ठीक है, इसलिए हम 1 मोल की हमेशा बात करते हैं कि 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द किलो जाउल पर मोल। और अगर कोई 1 मोल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज किलो जाउल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है तो ये गैस स्टेट में होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास 1 मोल क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड होगी वो भी क्या होंगी, 1 मोल होंगी। अगर हमने 1 मोल हाइड्रोजन को ब्रेक करना है तो उसको हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस ई। ठीक है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी है हमें। तो जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो ये एटम्स हैं वो क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब हमने क्या बोला था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड सेपरेट द बॉन्डेड एटम इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम गैसियस स्टेट में उसके पास भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब 1 मोल ये एटम बनेगा, 1 मोल ये एटम बनेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमने यहाँ पे ये जो एनर्जी प्रोवाइड की है दैट इज नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो वो कितनी होती है हाइड्रोजन के केस में, दैट इज 433 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ BDE, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड को ब्रेक किया है। अगर हम रिवर्स की बात करें कि अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहां पे हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसमें से निकलेगी। ठीक है, वो कितनी निकलेगी, इतनी अमाउंट ही निकलेगी, 433 किलो जाउल पर मोल एनर्जी वहां से रिलीज होगी। ठीक है, मीन्स वहां पे माइनस ई होगा, वो कितनी होगी, 433 किलो जाउल पर मोल। जब हम प्लस साइन लगाते हैं मीन्स वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जब हम माइनस साइन लगाते हैं मीन्स वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कितनी रिलीज होगी, बिल्कुल सेम अमाउंट वो जो हमने पहले उनको ब्रेक करने में एनर्जी प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्योंकि जो हमने एनर्जी इनको प्रोवाइड की वो कहाँ गई, इन एटम्स के बीच में ही समा गई ना वो। ठीक है, जब हम इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो जो इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो उनको निकालनी पड़ेगी वापस। ठीक है, तभी जाके ये स्टेबलाइज हो पाएंगे। तो वो कितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी हमने पहले प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ओके, तो अगर हमने इसको रिएक्शन को लिखना हो अच्छे तरीके से हम कैसे लिखेंगे कि सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, गैसियस स्टेट में 1 मोल हमने हाइड्रोजन एटम ये ले लिया, प्लस सिंपली हमने 1 मोल हाइड्रोजन एटम क्या ले लिया, एक और ले लिया हमने। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब ये ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा गैसियस स्टेट में 1 मोल। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे अब प्रोडक्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ 433 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब रिलीज होती है तो प्रोडक्ट साइड में हम इसको प्लस लिख सकते हैं और रिएक्टेंट साइड में हम इसको माइनस लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, जब हमने प्रोवाइड करनी है तो रिएक्टेंट में प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे प्लस ई लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे निकल रही है तो हमने इसको प्लस यहाँ पे लिख लिया। मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, एक तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, प्लस क्या दे रहे हैं हमें, इतनी एनर्जी दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड में निकल रही है एनर्जी वो, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। क्लियर है? सो इट इज apparent to note that the bond energy is a measure of strength of the bonds, means कि हम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम कंपेयर करें डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को, तो कौन सी बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये तो एक ऑब्वियस से क्वेश्चन है कि हमने देखा था अभी क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, तो उसको हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड और एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। अभी हम ये सारा कुछ फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके फैक्टर स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। ओके, what are the factors on which the bond energy actually depends? Okay, so first factor is the size of the bonded atom. First is the
साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। तो उससे क्या होगा, बॉन्डेड एटम से उनमें एनर्जी से कैसे डिफरेंस आएगा। हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास बॉन्डेड जो एटम है, अगर वो उनका साइज बड़ा है, बड़े बड़े साइज में वो एटम्स के कंबाइन किए हुए हैं, तो उनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स मीन्स जितना बड़ा साइज उतनी उनको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यू कैन से द ग्रेटर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स स्मॉलर इज द बॉन्ड एनर्जी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जब बड़े बड़े एटम्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उनके अंदर जो ओवरलैपिंग है, जो उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, दैट इज लेस इफेक्टिव। ओके, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतनी हमारी एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ से कैसे बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आएगा। कि अगर हमारे पास कोई बॉन्ड क्या स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलर द बॉन्ड मीन्स स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, तो उससे क्या होगा, हायर इज एनर्जी। तो मीन्स ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ एंड फिर क्या होगा, हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। वो कैसे, अभी हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई दो एटम्स के अंदर जो है बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्टर है। तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है मीन्स दोनों एटम्स क्या बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, ओवरलैपिंग क्या होगी अंदर स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे एटम जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं और उनके अंदर बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, शॉर्टर होती है। ठीक है, तो स्मॉलर दी बॉन्ड लेंथ मीन्स ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट इनटू द ग्रेट और ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो मीन्स स्मॉलर दी बॉन्ड लेंथ हमने पहले लिख लिया है यहाँ पे, और हायर एज दी बॉन्ड एनर्जी। जैसे हम बात कर लो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है, इसका उससे ज़्यादा है, इसका उससे भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है हमारी, शॉर्टर हो रही है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, जिनसे उनके ऑर्बिटल के अंदर क्या होगी, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी मीन्स वहाँ पे उनको ब्रेक कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक हमारा सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसका क्या मतलब है, इससे ये मतलब है सपोज हम बात कर रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हमने केस पहले भी देख लिया। ठीक है ना, तो इसको ना डिस्कस करके मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ कि OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब OH बॉन्ड हमारे पास कई तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो वाटर में भी हमारे पास क्या होता है, HOH होता है। अगर हम बात करते हैं मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में क्या हो रहा है हमारे पास, CH3OH है। मीन्स अब हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ ज्वाइन था, हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन था। तो मीन्स अब OH बॉन्ड हमने ब्रेक करनी है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के केस में हमारे पास क्या होगा, जो ये बॉन्ड एनर्जी है बिटवीन दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी अदर एटम्स ऑल्सो। ठीक है, जिनके साथ क्या कर रहे हैं वो एक्चुअली डायरेक्टली जो है अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके साथ यह होता है फैक्टर वहाँ पे डिसाइड करता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर ये अल्केन में है, ठीक है, और अगर ये अल्कीन की बात करते हैं, और इसी तरह से हम बात करते हैं अल्काइन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हमने देखा था क्या होगा, शॉर्टर होगी एज कम्पेयर टू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो जितनी किसी की लेंथ होगी उतनी क्या होगी, उसकी कम एनर्जी होगी। ठीक है, हमने वो भी डिस्कस किया था बॉन्ड लेंथ का फैक्टर। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ अल्केन इज हायर एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कीन, विच विल बी अगेन फर्दर
हायर एज कम्पेयर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अल्काइंस। तो मीन्स अल्काइन की जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों स्ट्रॉन्गर होगी? बिकॉज क्या हो रहा है कि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में क्या है कि हमारे पास जो ये कार्बन है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। तो उसमें एस कैरेक्टर उसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सेम यही हमने वाटर में डिस्कस करना है और मिथेनॉल में डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अटैच्ड है हाइड्रोजन से, जो कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन की मिथेनॉल में, तो मिथेनॉल का जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ अटैच हुआ है, कार्बन के साथ अटैच किया हुआ है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो मीन्स बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इट विल अट्रैक्ट द ऑक्सीजन टुवर्ड इटसेल्फ लिटिल बिट, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को, तो इन दोनों में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा कार्बन से, जिससे क्या होगा, इसका फर्दर इफेक्ट कहाँ पड़ना है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर पड़ना है। तो मीन्स ये ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगी, शॉर्टर होगी। दिस वुड बी शॉर्टर, ठीक है, और दिस विल बी लार्जर, ठीक है। तो ये फैक्टर क्या करेगा, वहाँ पे उसकी एनर्जी को डिसाइड करेगा। अब जो बॉन्ड क्या होगी, शॉर्टन होगी, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, और जो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसको हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर था हमारा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स की। थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? द बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्डेड ऑर्बिटल्स और द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। मीन्स सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है, ऑक्सीजन है, इसके साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है, इसके साथ क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है। नाउ दिस इज द लाइन, ठीक है, बिटवीन द बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, ओके, और इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, बॉन्ड जा रही है, इस डायरेक्शन में ये बॉन्ड जा रही है। तो एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ओके, दैट इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया के हमने स्ट्रक्चर देखी है, एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो उनमें क्या होता है, हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल रहेगा बिटवीन टू बॉन्ड्स, ठीक है, दैट वुड बी दी बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास केस आता है मीथेन का। तो मीथेन, अमोनिया और वाटर, हमने 3 केस लिए हैं यहाँ पे। तो इन तीनों में ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज दी बॉन्ड एंगल्स। द एंगल बिटवीन दी बॉन्ड्स इज नोन एज दी बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर में बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं दैट इज 107 डिग्री, और अगर हम यहाँ बात करें दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एंगल होता है हमारे पास। अब ये इतना डिफरेंस क्यों होता है, ये हमने फैक्टर स्टडी करने हैं कि वाई द एंगल बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अपॉन विच द बॉन्ड एंगल एक्चुअली डिपेंड्स, ओके। तो ये बॉन्ड एंगल भी पता कहाँ से चलते हैं मेरे, ये भी हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक्सरे है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, तो वहाँ से हमें ये एंगल्स पता चलते हैं। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, एक चीज़ और देखने वाली है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो उससे ये फ़र्क पड़ना है कि सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि किसी में जो ऑर्बिटल्स हैं एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी में पी हो रहे हैं, किसी में साथ में क्या आते हैं डी ऑर्बिटल्स भी आते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो हमें पता है कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है, ठीक है। पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी क्या होती है, जो शेप है वो सेम रहती है, बट डायरेक्शन डिफरेंट होती है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, उनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं 4 लोब्स होते हैं, कोई भी डी ऑर्बिटल ले लो एक्सेप्ट द डी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सब ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, सेम सी होती है, बट डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल, ठीक है। सपोज कर लो क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास किसी बॉन्डिंग में सिर्फ और क्या होता है sp ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। किसी में क्या होता है sp2 हो रहा है, किसी में sp3 हो रहे हैं, किसी में क्या होता है dsp2 हो रहा है, ओके। और किसी में क्या होता है d2sp3 होता है, और किसी में sp3d2 होता है,
अब ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनसे क्या होता है इनकी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर बात करते हैं sp की बात करते हैं तो 2 ऑर्बिटल्स होंगे, तो क्या रहेंगे एट द एंगल ऑफ 180 रहेंगे, ठीक है, तो ताकि उनके अंदर जो रिपल्शंस है वो मिनिमम हो पाए, ठीक है। तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन द 2 bonds or the 2 orbitals, ठीक है, so that there should be minimum repulsions, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल अपने आप को इस डायरेक्शन में अरेंज करते हैं कि उनके अंदर रिपल्शन क्या रहे, मिनिमम रहे हैं। तो यहाँ पे अगर sp की बात करते हैं वो 180 डिग्री पे अपने आप को सेट करते हैं, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और sp3 में कितना एंगल होता है हमारे पास, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और बाकी सब में क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं उनसे क्या होगा, इनमें डिफरेंट एंगल आते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, उनसे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो वो क्या आती है, sp3 आती है। नाइट्रोजन की कैलकुलेट करोगे तो भी क्या आएगी, sp3 आएगी। और यहाँ पे कार्बन भी की क्या है, sp3 है, ओके। अब तीनों में जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, बट तीनों में क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि sp3 का एंगल कितना होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या होगा, तो जो लोन पेयर है उनके अंदर क्या होती है, रिपल्शन होती है, क्योंकि ये फ्री पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके अंदर रिपल्शन कम होगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मीथेन की बात करें, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर नोन एज दी बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि इनमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या हो रही है, रिपल्शंस हो रही हैं। तो आई विल से बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो रही है यहाँ पे। और इस केस में क्या हो रहा है, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और एक क्या हमारे पास लोन पेयर है। तो मीन्स इस केस में हमारे पास 2 तरह की रिपल्शंस होंगी, एक तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस होंगी, दूसरी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होंगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या हो रही है, हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रही हैं, और लोन पेयर रिपल्शन भी हो रही हैं, ठीक है। अब ये 2 लोन पेयर जो पड़े हुए हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े हुए हैं, तो उसमें लोन पेयर रिपल्शन होगी। अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे के क्लोज पड़े हुए हैं, इस साइड भी उस साइड भी, इसमें ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होंगी। और इसमें 2 बॉन्ड पेयर भी हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी। दैट मीन्स इसमें तीनों टाइप की रिपल्शन हो रही हैं, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि हमारे पास अगर हम रिपल्शन जब कैलकुलेट करते हैं तो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती हैं दैट आर मच ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यू कैन से लोन पेयर रिपल्शंस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है, विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ओके। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को हम निगलेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो वहाँ पे बननी है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस तो हर मॉलिक्यूल में रहेंगी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे जो एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब ऑक्सीजन वाटर वाले केस में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर है उसके साथ वहाँ पे लोन पेयर के रिपल्शंस भी हो रही हैं, तीनों टाइप की वहाँ पे रिपल्शंस हो रही थी, इसलिए उसमें एंगल जो था वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर गया था 104.5 डिग्री। अब अमोनिया के केस में क्या था, हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन भी थी। तो मैंने कैसे बताया कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन को तो आप इग्नोर कर सकते हो वाटर के केस में भी और अमोनिया के केस में भी। तो अमोनिया के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, वहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक जो एक्स्ट्रा है वो रह जाएगी, ठीक है। वाटर के केस में दोनों थी, तो इसलिए उसका एंगल और भी डिक्रीज कर गया। अमोनिया के केस में जो एंगल है दैट इज 107 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ टेट्राहेड्रल एंगल से। बट अगर हम बात करते हैं मीथेन की, मीथेन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जिससे हमारे पास जो रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल जो बन के आया वो कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड जो है और ये एंगल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो।